स्टूडेंट्स क्लास 11th हिंदी की परफेक्ट स्ट्रेटजी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे आप हिंदी के एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हो, कम टाइम में भी फोड़ सकते हो। भाई बहुत ही आसान हिंदी होता है, बस पता होना चाहिए कि कैसे क्या पढ़ना है और कैसे ख़त्म कर देना है पूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा तो वो स्ट्रेटजी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी देख ले फटाफट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आपने आज के इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स वीडियो तो मैंने बना लिया था, लेकिन आवाज़ उसमें आ ही नहीं रही थी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रहता, आपका मज़ा नहीं आता देखने में, इसलिए दोबारा हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी के पेपर में स्टूडेंट्स सबसे पहले आपका क्या रहेगा, गद्य रहेगा। क्लियर, कितने नंबर का, 10 नंबर का। तो गद्य स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीके से आप कवर कर सकते हो, सवाल कर सकते हो गद्य का, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स गद्य आता कहाँ से ये तो पता होना चाहिए। तो गद्य आपके 2 आते हैं, अथवा में रहते हैं, और चैप्टर स्टूडेंट्स बता देते हैं। इतने सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने जो आपको दिख रहा है गद्य में, आपको सिलेक्टेड 3 चैप्टर पढ़ने। भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकती है, आचरण की सभ्यता और शिक्षा का उद्देश्य। इन्हीं 3 चैप्टर के गद्यांश को बस ऊपर ऊपर से देख लेने स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लेना भाई, क्योंकि 5 सवालों में एक सवाल ये पूछता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो जब आप पढ़े रहोगे तभी ना बता पाओगे कि ये जो गद्यांश है वह इस चैप्टर का है, ये वाला इस चैप्टर का है, तभी ना बता पाएंगे। इसलिए ऊपर ऊपर से गद्यांश को पढ़ लेना। दूसरा सवाल पूछता है स्टूडेंट्स कि इस गद्यांश में जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। सुनिए ध्यान से, गद्यांश लिखा रहेगा, उसमें से कोई एक रेखांकित अंश रहेगा, रेखा खींच देगा और कहेगा ये जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। तो वो आप कर ले जाओगे भाई, आसान होता है भाई। 1-2 लाइन वाक्य आपका अंडरलाइन रहेगा, तो उसको आप उसी वाक्य को थोड़ा बड़ा करके नहीं लिख सकते हो। छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बनाते थे बचपन में, थोड़ा सा गलती हुआ इतनी बड़ी कहानी बनाते थे। तो वही स्किल को थोड़ा यूज़ करिए और व्याख्या कर देना एग्जाम में। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो 3 सवाल होते हैं गद्यांश से संबंधित, क्लियर, वो उसका आंसर उसी गद्यांश को जब आप पढ़ोगे तो उसी में छुपा रहेगा भाई। ठीक है, और कुछ हार्ड नहीं रहता स्टूडेंट्स गद्यांश वाले पार्ट में, जो सबसे पहले 10 नंबर का एग्जाम में आता है। तो 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। बस ऊपर से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, जिससे गद्यांश को पहचान पाओ भाई। ठीक है, उसके बाद वाक्या बना के कर देना। 3 सवाल जो पूछे जाएंगे उसके बाद वो सवाल का आंसर गद्यांश पे छुपा रहेगा। तो ये गद्यांश हो गया। मेहनत कहाँ करना है, ज़्यादातर आपको इसमें करना है, क्योंकि पद्यांश जो आता है वो भी 2 आता है अथवा में, लेकिन स्टूडेंट्स जो पद्यांश होते हैं उसको समझेंगे जब, तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसलिए पढ़ेंगे कौन कौन से पद्यांश। ढेर सारे पद्यांश आपके चैप्टर से हैं दोस्तों काव्य खंड में, लेकिन आपको काव्य खंड में केवल साखी, विनय, भरत महिमा और शिवा शौर्य के पद्यांश को पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर भी स्टूडेंट्स काफ़ी लोगों ने बता रखा है, साखी समझाया है, साखी के पद्यांश को कबीर दास ने जो लिखा है, विनय के पद्यांश को समझाया हुआ है जो सूरदास ने लिखा है, भरत महिमा जो तुलसीदास जी ने लिखा है, और शिवा शौर्य जो महाकवि भूषण ने लिखा है। इनके जो पद्यांश है वो आप डेफिनेटली समझिएगा अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम नज़दीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए केवल और केवल आपको साखी और भरत महिमा पढ़िए, साखी भरत महिमा पढ़िए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। लेकिन ईयरली एग्जाम के लिए टाइम कम है आपके पास, तो आप भरत महिमा और शिवा शौर्य पढ़िएगा स्टूडेंट्स, इन्हीं में से आपको दिखेगा। क्लियर, चलो तो टाइम जिनके पास कम है उनके लिए हमने थोड़ा सा आसान बना दिया स्ट्रैटेजी को। ठीक है, टाइम है तो आपको पूरा पढ़ना है मेरे भाई, प्लीज़ जरूर से। क्लियर, टाइम कम है तभी ऐसा करना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन आता है जीवन परिचय से रिलेटेड। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखिए। तो लेखक कौन कौन से आपको याद करने हैं स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो आपका गद्य खंड है उनमें 3 जो लेखक हम आपको बताएंगे, तीनों का आपको पढ़ना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, प्लीज़ तीनों का जरूर पढ़िएगा, नहीं तो बाद में पेपर में मैच नहीं करेगा। जो आप पढ़ के जाओगे आ जाए कुछ और, अगर आप उससे कम पढ़ते हो तो 3 जो है लिख लीजिएगा। आप बोल रहे हैं, पहला भारत तेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा स्टूडेंट्स आपका है सरदार पूर्ण सिंह, और तीसरा है स्टूडेंट्स राहुल संस्कृत्यायन। इन तीनों स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। और कवि में स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए कॉपी में, कवि में आपको
कबीरदास, तुलसीदास और महाकवि भूषण जी का ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटजी आसान बनाते हैं। टाइम अगर आपके पास बहुत कम है, कल ही एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो कवि में आप एक कम कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं करना भाई। कवि में आप एक कम कर सकते हो, वो है कबीरदास जी का। ठीक है, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। डाउट यहाँ पर एक आता है कि एग्जाम में कितना लिखना है, हमें कितना में क्या लिखेंगे भाई। जीवन परिचय में कितना लिखेंगे, साहित्यिक परिचय में कितना लिखेंगे, कृतिया में कितना लिखेंगे, ये बता देते हैं। जीवन परिचय 4 से 5 लाइनों में लिखना है। क्या? जी हाँ, पेपर में आप देखोगे तो पूछता है साहित्यिक परिचय और कृतिया, फिर भी जीवन परिचय आप लिखोगे 4 से 5 लाइनों में। लिखेंगे कि भैया इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उसके बाद इनके माता पिता जी का क्या नाम है, इन्होंने पढ़ाई कहाँ की और कब इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर। बस 4 से 5 लाइनों में ख़त्म। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे आधा पेज, कम से कम आधा पेज साहित्यिक परिचय रहेगा। फिर उसके बाद पेज पलटिए, लिख दीजिए कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या रचना की भाई। क्लियर? जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, रामचरितमानस और भी काफ़ी रचना की है, वो लिखकर आप आदि डालकर पढ़ेंगे आगे की ओर। ऐसे करना है आपको। ठीक है, यानी 1.5 पेज में दोस्तों आपका समाप्त करना है, 1.5 पेज में समाप्त करना है। अगर उसको 2-3 पेज आप खींचेंगे तो आपसे गारंटी दे रहे हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, निबंध का, जो कि 10 नंबर का होता है भैया, 10 नंबर का। ठीक है, वो आप छोड़ दोगे, डेफिनेटली छिना जाएगा पेपर, आपसे गारंटी है इस बात की। अगर उसको लंबा खींचोगे जीवन परिचय को एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा, 1.5 पेज में समाप्त करना है। ठीक है, ये हो गया आपका गद्य और पद्य की बातें। इसके बाद स्टूडेंट्स कहानी और नाटक जिससे नंबर कंफर्म है 101%। जी हाँ, कहानी जो आपका आता है वो आकाशदीप प्रेस से ही कहानी पूछा जाता है, सालों से रिकॉर्ड चल रहा है, तो उसी कहानी को आप पढ़ लीजिएगा भाई। जैसे दादी माँ कहानियाँ बचपन में सुनाती थी, मज़े से सुन लेते थे हम सब, याद रहता था, उसी तरह यूट्यूब से भी किसी भी दादी माँ से सुन लीजिएगा स्टूडेंट्स कहानी, ये दोनों आकाशदीप और प्रेषित। ठीक है, क्लियर? अब स्टूडेंट्स हाँ, नाटक पे आते हैं। देखिए, नाटक हम नहीं बता सकते, नाटक जिला के अनुसार पढ़ना होता है। तो आप किस जिले से हैं, स्कूल से पता करिए कि मुझे कौन सा नाटक पढ़ना है, कौन सा एग्जाम में आने वाला है, बस वही पढ़िए, वही आएगा भी। 101% उसकी गारंटी है। 5 नंबर 10 नंबर फिक्स होंगे आपके। ठीक है, चलिए MCQs का क्या करें। MCQs स्टूडेंट्स, MCQs तो दोस्तों 10 पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं आता वो भी कुछ ना कुछ लगा देते हैं, लेकिन आप पढ़ो के जाओगे, आपको फोड़ना है ना, तो भाई 10 में से 4-5 MCQs जो आप लेखक और कवि की रचनाएं पढ़ेंगे उसी में से पूछता है। जैसे विनय पत्रिका किसकी रचना है, आपको पता है, पढ़ा है आपने, तुलसीदास जी का। आचार्य की सभ्यता किसकी रचना है, पता है आपको। तो इसी तरह स्टूडेंट्स पूछता है MCQs में, जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर्स में चीज़ें, उन्हीं में से पूछेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ गए आप सभी। और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं याद रखना, उनका तो आता ही है, ने काफ़ी रचनाएं की हैं, उनकी रचनाएं से रिलेटेड MCQs बहुत आते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि है, महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी जी स्टूडेंट्स द्विवेदी युग के जनक होते हैं। क्लियर? तो ऐसे से सवाल हमने आपको अभी ही बता दिए, दिमाग में रखना इसको बात को। ठीक है, तो MCQs हो जाएगा, याद रखना। बस जो हम बता रहे हैं लेखक और कवि, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप सभी। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो MCQs हम कुछ करा देंगे आपको, 20-30 MCQs हम करा देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। क्लियर? जो एक्स्ट्रा बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं, आप कमेंट में बताएंगे। अगर ज़्यादातर कमेंट रहेंगे भाई साहब, काफ़ी कमेंट रहेंगे इस पर, तो हम जरूर वीडियो ला देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब बढ़ जाएंगे आप व्याकरण में। ठीक है स्टूडेंट्स, व्याकरण में आपको बस 2 चीज़ें फोकस करनी है, रस, छंद, अलंकार और पत्र लेखन। ठीक है, आइए बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, रस, छंद, अलंकार पे तो हमने एक वीडियो ही बना दी है, आपको लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो से रस, छंद, अलंकार एक बार में पढ़ लीजिएगा। आसान उदाहरण हमने बताए हैं कि याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और रस पढ़ना है श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस। ठीक है, और छंद में आपको दोहा, सोरठ, और अलंकार में उत्तमा, उत्प्रेक्षा और यमक। ठीक है, क्लियर? चलिए, बाकी पत्र लेखन में स्टूडेंट्स क्या पत्र हमें लिखना होता है, किस पर हमें आना चाहिए। तो पत्र लेखन 5 नंबर का आता है और
पूछता है सफाई से रिलेटेड आता है कि हमारे गांव में जिले में बहुत गंदगी फैली हुई है, उस पर एक पत्र लिखिए भाई जिला अधिकारी को, ये बताएं कि ये गंदगी साफ करवाएं, नगर पालिका को बुलवाकर साफ करवाएं। ठीक है, इस पर पत्र आता है। दूसरा शिक्षा ऋण हेतु पत्र पूछता है स्टूडेंट्स। यही 2 पत्र आते हैं आपके सामने, तो इन्हीं 2 पत्रों को पढ़ना है। पहला सफाई से रिलेटेड पत्र लिखना, दूसरा स्टूडेंट्स शिक्षा ऋण हेतु बैंक अधिकारी को पत्र लिखना। क्लियर स्टूडेंट्स, इन्हीं 2 को आप देख लीजिएगा, बुक में ही होगा, आप पलट के देखिए। उसके बाद संस्कृत पर आएंगे स्टूडेंट्स। संस्कृत में स्टूडेंट्स क्या आता है, संस्कृत में एक गद्यांश बड़ा सा देगा संस्कृत का, जिसको आपको हिंदी अनुवाद करना होता है, वो भी संदर्भ के साथ। जी हाँ, अब ये संदर्भ क्या है, देखिए संदर्भ वही है जो आप जानते हो कि वो जो गद्यांश है या श्लोक है वो किधर से लिया गया है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारा हिंदी के संस्कृत खंड के इस चैप्टर से लिया गया है। बस इस तरह से संदर्भ लिख देना, 1 नंबर संदर्भ का आएगा, मिलेगा आपको। और उसके बाद जो गद्यांश होते हैं स्टूडेंट्स वो तो इन्हीं चैप्टर के आते हैं, प्रयाग और हिमालय। तो आप प्रयाग और हिमालय के हिंदी अनुवाद को पढ़ लीजिएगा बुक से भी, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा क्लास 11 प्रयाग हिंदी अनुवाद, वीडियो आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो से। और हिमालय का भी श्लोक स्टूडेंट्स आपका इन्हीं 2 चैप्टर से श्लोक पूछा जाता है, गीता मित्रम और सदाचार उपदेश से। और बहुत ही अच्छा चैप्टर भी है, इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमने कुछ पढ़ा भाई, बहुत अच्छी बातें हमने सीखी। ठीक है, इनको पढ़ने से गीता मित्रम जो हम श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में उपदेश दिया था अर्जुन को, कितना अच्छा है स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सदाचार उपदेश यानी अच्छी बातें, सदाचार जीवन से रिलेटेड अच्छे गुण आपको पता चलेंगे जो आप इनको पढ़ोगे तो। क्लियर, चलो तो एक डाउट आएगा कि श्लोक हम जब भी बुक में देखते हैं तो इतने ज़्यादा है कि क्या ही बताएं, कौन सा श्लोक पढ़ें। तो श्लोक आप वही पढ़िएगा जो 2024-23 में पूछे गए। आप बुक को पलटेंगे, थोड़ा सा पन्ने पलटेंगे तो क्वेश्चंस होते हैं ना श्लोक से संबंधित प्रश्न, तो आप प्रश्न में देखेंगे कि यार कौन सा प्रश्न स्टूडेंट 2024-23 में है, कौन सा श्लोक 2024-23 में पूछा गया है, उसी श्लोक को आप पढ़िएगा। या फिर यूट्यूब पर ही काफ़ी लोगों ने पढ़ा रखा है महत्वपूर्ण श्लोकों को, तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आएगा याद रखना इन्हीं चैप्टर में जो हमने आपको बताया। ठीक है, और लास्ट में है निबंध। तो निबंध स्टूडेंट्स आपका आएगा इन्हीं 5 जो हमने बताए हैं उसमें। निबंध लिखने का तरीका सुन लीजिए, अगर बाई चांस मैच नहीं किया स्टूडेंट्स तो आपके अंदर इसलिए स्किल होना चाहिए भाई लिखने का। कैसे लिखा जाता है, 5 हेडिंग तो मिनिमम बनाना ही है आपको। एग्जामिनर को हर एक सेकेंड सवाल चेक करना है, तो वो स्टूडेंट्स फटाफट सवाल को देखता है, खटखट चेक करता है। बहुत सारे पेपर है 50 उसके बगल में, तो आप निबंध लिखेंगे 3 पेज में भर के आइएगा निबंध में, लेकिन हेडिंग के साथ। वो हेडिंग पढ़ेगा कि भाई इससे संबंधित आपने निबंध लिखा है, तो निबंध में जो हेडिंग आपने दी है उसी से उसको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स कि आपका निबंध कैसा है। हेडिंग परफेक्ट देना आप सभी। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आ गया तो लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे एक तरीके से। उसके बाद प्रदूषण के प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के भैया कारण क्या क्या है, इसका निवारण क्या है, और लास्ट में उपसंहार। 3 पेज तो भर देना है आपको अच्छे से। ठीक है, टाइम कम है आपके पास, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि आप भर के आएंगे हेडिंग के साथ, तो 10 नंबर निबंध के आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने खुद देखा है कॉपी चेक होते हुए सामने कैसे चेक होती है, इसलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलो ये हो गई पूरी स्ट्रैटेजी, खत्म आपका हिंदी, इतना ही था। शुरू कर दीजिए आप बेहतरीन पढ़ाई और बोर्ड में फोड़ कराइएगा और बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि कैसा क्या आपका पेपर जो हमने बताया उसी में से आया कि नहीं भाई। क्लियर, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट तो हम बताते ही हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है हमने। और फिजिक्स के लिए स्टूडेंट्स आप परेशान मत होइएगा, जो पार्ट 1 फिजिक्स है उसको हमने पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कवर कर दिए हैं। क्लियर, पार्ट 2 फिजिक्स का भी स्टूडेंट्स शुरू हो चुका है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी भाई 1 महीने के अंदर वो भी पूरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश कर देंगे भाई। इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप जब कोई भी टॉपिक पढ़ो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट, वो आपके सीधे याद हो जाए माइंड में, इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत रखिएगा, बस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा जो 11th फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का बनाया गया है आपके लिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।